अगर आप भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया करके इस कहानी को ना सुनें क्योंकि इसमें डरावनी, सस्पेंस और बहुत ही भूतिया भरी कहानी है। तो कृपया कर 18 साल से कम उम्र वाले इसे ना सुनें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। जनवरी की सर्द रात थी और मेरी कलाई पर बंधी घड़ी में रात के 2:15 बज रहे थे। घना कोहरा जैसे मेरे ट्रक की हेडलाइट्स को निगल जाना चाहता था। हेडलाइट्स की रोशनी उस सफेद धुंध में सड़क पर बस एक धुंधली सी लकीर बनाकर रह गई थी। तभी मेरे 16 चक्कों वाले ट्रक के एयर ब्रेक की चीख और इंजन की भारी घरघराहट ने कसारा घाट की उस भयानक खामोशी को चीर दिया। वहां मेरे ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। बस मेरी तेज चलती सांसें थीं जो केबिन के ठंडे शीशों पर धुंध जमा रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स की उसी धुंधली रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बच्चे की छोटी सी लाल रंग की तिपहिया साइकिल खड़ी थी। बिल्कुल नहीं, उस टूटी फूटी वीरान सड़क पर वह साइकिल इतनी बेमेल लग रही थी जैसे किसी ने अभी अभी दुकान से खरीद कर वहां रख दी हो। उसकी चमकदार लाल पेंट पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आसपास ना कोई बच्चा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। बस वो साइकिल एक खामोश पहरेदार की तरह हमारे रास्ते में खड़ी थी। मैं चौंक कर बुदबुदाया, वाहे गुरु, ये क्या बला है। मेरी आवाज में थकान भी थी और डर भी। मेरी तो उम्र गुजर गई थी इन सड़कों पर। मुझे 20 साल से ज्यादा हो चुके थे ट्रक चलाते हुए। मैं बलविंदर सिंह, पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला, इस लोहे के घोड़े को तब से हाँक रहा हूं जब मेरे चेहरे पर ठीक से दाढ़ी भी नहीं आई थी। इन 20 सालों में मैंने सैकड़ों हादसे देखे थे। नीलगाय, जंगली कुत्ते, शराबी ड्राइवर। एक बार तो एक सांड से भिड़ते भिड़ते बचा था। लेकिन ये क्या था? रात के 2 बजे कसारा घाट के बीचों बीच एक बच्चे की तिपहिया साइकिल आखिर कहां से आई थी? उस वीरान सड़क पर जहां दिन में भी लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तभी मेरे बगल की सीट पर सो रहा मेरा हेल्पर पप्पू झटके से उठा। वो 22 साल का लड़का था, खून गर्म था, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने आंखें मलते हुए घबरा कर पूछा, क्या हुआ उस्ताद, रोक क्यों दी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उंगली से उस साइकिल की तरफ इशारा कर दिया। उसकी नजर हेडलाइट्स की रोशनी का पीछा करती हुई उस साइकिल पर जाकर टिक गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे घूरता रहा, फिर उसकी आवाज कांप गई, उस्ताद, ये यहां क्या कर रही है? वो साइकिल वहीं खड़ी थी, एक नामुमकिन सवाल की तरह, और उस सवाल का जवाब जानने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। इस कहानी के उस नामुमकिन सवाल को समझने के लिए आपको मेरे साथ 8 घंटे पीछे चलना होगा, उस वक्त जब ये मनहूस रात शुरू भी नहीं हुई थी। शाम के करीब 6 बजे थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग घुलने लगा था। हम नासिक के लिए माल लेकर निकले थे और सफर लंबा था। लगभग 7-8 घंटे लगातार ट्रक चलाने के बाद मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। इसलिए मैंने ट्रक को शेर पंजाब ढाबा के सामने रोक दिया। ये ढाबा हम ट्रक वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। तेज रोशनी में नहाया हुआ, जहां तंदूरी रोटी, डीजल के धुएं और बजते पंजाबी गानों की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। ऐसे ढाबे सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ देर का घर होते हैं। मैं और पप्पू एक खाली चारपाई पर जाकर बैठ गए। पप्पू अपनी उम्र के लड़कों की तरह हर वक्त फोन में घुसा रहता था। उसे पुरानी कहानियों और तजुर्बों से कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया गूगल मैप्स और मोबाइल स्क्रीन तक सीमित थी। मैंने दाल मखनी और तंदूरी रोटी मंगवाई और साथ में चिकन करी पैक करने को कहा ताकि रात में भूख लगे तो काम आए। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी पास वाली चारपाई से एक भारी और बूढ़ी आवाज आई, नासिक जा रहे हो पुत्र? मैंने मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग सरदार जी बैठे थे। उम्र 70 के पार रही होगी। उनकी एक आंख नहीं थी और चेहरे पर जिंदगी की ऐसी लकीरें थीं जैसे हर दर्द वहां लिख दिया गया हो। सफेद दाढ़ी छाती तक आ रही थी और फीकी पड़ी पगड़ी उनके पुराने सफर की गवाही दे रही थी। मैंने सिर हिलाकर हां कहा तो वो धीरे धीरे उठे और हमारी चारपाई पर आकर बैठ गए। कौन से रास्ते से जाओगे? उन्होंने अपनी अकेली आंख से मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे आर पार झांक रहे हों।
पप्पू ने फोन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। सरदार जी, कसारा घाट से जाएंगे, गूगल मैप्स बता रहा है। रात को ट्रैफिक नहीं होगा, 3 घंटे बच जाएंगे। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका नाम गुरभजन सिंह था। उन्होंने पप्पू को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोले, बलविंदर पुत्र, मेरी एक बात गांठ बांध ले। नासिक का माल सुबह भी पहुंच जाएगा, लेकिन कसारा घाट रात को पार करने की गलती मत करना। वो रास्ता मुर्दों का है, वहां गाड़ियां नहीं, रूहें चलती हैं। उनकी आवाज में ऐसा डर था जिसने मेरे भीतर तक सिहरन भर दी। पप्पू हंसने ही वाला था कि गुरभजन सिंह ने कांपती उंगली उठाई। हंस मत छोकरे, मैं कहानी नहीं सुना रहा, अपना जिया हुआ सच बता रहा हूं। आज से 25 साल पहले मैं भी तेरी तरह जवान था। मेरा छोटा भाई दलजीत मेरे साथ हेल्पर था। हम इसी घाट से रात को गुजर रहे थे कि अचानक ट्रक बंद हो गया। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला, तभी पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, सड़क किनारे बरगद के पेड़ पर एक औरत बैठी थी। पहले लगा कोई गांव वाली होगी, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा, उसका सिर नहीं था। ढाबे का माहौल एकदम शांत हो गया। वो बिना सिर के हंस रही थी और उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे कोई लोहे को पत्थर पर घिस रहा हो। मैं डर कर ट्रक में भागा। दलजीत सो रहा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो ट्रक में अकेला था। दलजीत उस रात के बाद कभी नहीं मिला। उनकी अकेली आंख में आंसू भर आए। पास बैठे 2 और ड्राइवरों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। उनमें से एक बोला, सरदार जी ठीक कह रहे हैं, उस घाट पर रात को मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। गुरभजन सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पुत्र, कुछ चीजें वक्त के साथ नहीं बदलती। उस सड़क पर फोन का सिग्नल नहीं, वक्त भी बंद हो जाता है। लंबा रास्ता ले ले, देर से पहुंचेगा लेकिन जिंदा पहुंचेगा। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ एक बूढ़े ड्राइवर की आंखों में देखा हुआ डर था, दूसरी तरफ डिलीवरी का दबाव और पप्पू की नई जमाने वाली बातें। और आखिरकार मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने पप्पू की बात मान ली। हमने चिकन करी का पैकेट उठाया और गुरभजन सिंह को सत श्री अकाल कहकर ट्रक में बैठ गए। ट्रक स्टार्ट करते वक्त मैंने साइड मिरर में देखा। वो बूढ़ा हमें तब तक देखता रहा जब तक हमारा ट्रक अंधेरे में गायब नहीं हो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं, अफसोस था, जैसे वो जानता हो कि हम किस जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। रात के करीब 1:30 बजे हमने कसारा घाट में प्रवेश किया और वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। हाईवे की सारी लाइटें गायब हो गईं। एक घनी सफेद धुंध ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम सड़क पर नहीं, बादलों के अंदर ट्रक चला रहे हों। केबिन का तापमान अचानक गिर गया, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। तभी पप्पू ने कांपते हुए शीशा ऊपर चढ़ा लिया। पुराने टेप रिकॉर्डर में बज रहे पंजाबी गाने अचानक घरघराकर बंद हो गए। उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। पप्पू ने फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, नो सर्विस। अब हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। बस हम थे, हमारा ट्रक था और वो डरावनी खामोशी। तभी पप्पू की तरफ वाले शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक, एकदम धीमी लेकिन लगातार। पप्पू डर से उछल पड़ा। उस्ताद, ये क्या था? मैंने उसे दिलासा देने के लिए कहा, पेड़ की टहनी होगी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई थी। वहां कोई पेड़ इतना पास नहीं था जो शीशे तक पहुंच सके। तभी वही दस्तक मेरी तरफ वाले शीशे पर भी होने लगी, इस बार ज्यादा जोर से। हम दोनों वहीं जम गए। अब साफ था, कोई चीज हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही थी। वो हमें बता रही थी कि हम अकेले नहीं हैं। और तभी उस दस्तक की जगह एक बच्चे की हंसी ने ले ली। पहले धीमी खिलखिलाहट, फिर धीरे धीरे वो हंसी ऐसी लगने लगी जैसे कांच के टुकड़े आपस में रगड़ खा रहे हों। वो आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो हंसी भी हमारे साथ दौड़ रही थी। कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ। कभी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा ट्रॉली के ऊपर बैठकर हंस रहा हो। पप्पू ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए।
उस्ताद, यहां से निकालो। मैं क्या करता? सड़क मुश्किल से दिख रही थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। वो हंसी जैसे हमें पागल कर देना चाहती थी ताकि मेरा कंट्रोल स्टीयरिंग से हट जाए। अचानक वो हंसी बंद हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारी रूह तक जमा दी। हम एक मोड़ से गुजर रहे थे कि तभी हेडलाइट्स की रोशनी सड़क किनारे एक पुराने बरगद पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, फटी हुई साड़ी, बिखरे बाल। पहले एक पल को लगा कोई गांव की औरत होगी, लेकिन अगले ही पल मेरी सांस हलक में अटक गई। उस औरत का सिर नहीं था, गर्दन की जगह सिर्फ काला कटा हुआ धड़ था। मैं और पप्पू उसे पूरे 5 सेकंड तक साफ साफ देखते रहे। पप्पू के मुंह से चीख निकल गई। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक पागलों की तरह भागने लगा। कुछ देर बाद पप्पू ने कांपते हुए साइड मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई, उस्ताद, वो शीशे में है। मैंने मिरर में देखा, वो बिना सिर वाली औरत अब सड़क पर थी। वो हमारे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। नहीं, दौड़ नहीं रही थी, हवा में फिसल रही थी। उसके पैर जमीन से 4-5 फीट ऊपर थे। मैंने घबराकर नजर वापस सड़क पर जमा दी। दोबारा मिरर में देखा तो वो गायब थी, लेकिन उसका गायब होना उसके होने से ज्यादा डरावना था। करीब आधा घंटा हम खामोशी में ट्रक चलाते रहे। तभी धुंध थोड़ी हल्की हुई और दूर आसमान में हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। देख पप्पू, सुबह हो रही है। लेकिन वो सुबह असली नहीं थी। रोशनी बढ़ ही नहीं रही थी, न चिड़ियों की आवाज, न हवा की हरकत। और अचानक सड़क खत्म हो गई। हाईवे एक कच्ची पगडंडी में बदल गया, जो एक टूटे हुए पुराने गेट पर जाकर खत्म हो रही थी। गेट के पीछे वीरान झोपड़ियां थीं, जैसे कोई मरा हुआ गांव। मैंने ट्रक पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पहिए कीचड़ में धंस गए। ट्रक फंस चुका था। तभी हेडलाइट्स आखिरी बार झपकी और बंद हो गईं। अब हमारे पास सिर्फ वो बीमार सी नकली सुबह बची थी। हम नीचे उतरे। हवा में सड़न की गंध थी। गांव के बीच एक पुराना कुआं था और उसके पास गीले पैरों के निशान। वो निशान एक झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। हम डरते डरते वहां पहुंचे। झोपड़ी के अंदर दीवार पर कोयले से एक औरत और छोटी बच्ची की तस्वीर बनी थी। नीचे एक टूटी हुई चांदी की पायल रखी थी। उसके पास पीला पड़ा अखबार था। मैंने उसे उठाया। खबर 25 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, कसारा घाट के पास एक गांव में लोगों ने एक औरत को डायन बताकर प्रताड़ित किया। उसने अपनी बच्ची के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तभी पीछे कुएं से पानी छपाक की आवाज के साथ बाहर आने लगा। गीले पैरों के निशान अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे और उसी पल वो नकली सुबह गायब हो गई। चारों तरफ फिर काला अंधेरा छा गया। हम ट्रक की तरफ भागे। पीछे किसी के दौड़ने की नहीं, घिसटने की आवाज आ रही थी और एक औरत के रोने की भी। हम जैसे तैसे ट्रक में घुसे और दरवाजे लॉक कर दिए। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी ट्रक के सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव हमारे ट्रक के चारों तरफ खड़ा था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, खोखले चेहरे, काली आंखें, सब हमें घूर रहे थे। तभी भीड़ के बीच से वही लाल तिपहिया साइकिल धीरे धीरे हमारी तरफ लुढ़कती हुई आई। उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसके पैडल अपने आप घूम रहे थे और घंटी अपने आप बज रही थी। ट्रेन, ट्रेन। मैंने पागलों की तरह चाबी घुमाई। इंजन फिर भी बंद। तभी मुझे डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति याद आई। मैंने उसे हाथ में उठाया और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया, बाहर खड़ी सारी रूहें एक साथ चीखने लगीं। ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। पप्पू रो रहा था, लेकिन मैंने चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। आखिरी पंक्ति खत्म होते ही मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया, सीधे उन सायों की तरफ। मुझे लगा जोरदार टक्कर होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।